साल 1919 बीकानेर की सड़कों पर एक 12 साल का लड़का अपनी चाची से भुजिया बनाना सीखता है और सिर्फ 2 पैसों में ही उसे बेचना शुरू कर देता है। इस बात से पूरी तरह अनजान था कि एक दिन यही भुजिया हजारों करोड़ के व्यापारिक साम्राज्य की नींव बन जाएगी और एक दिन पूरी दुनिया में बिकने वाली लाखों भुजिया पैकेटों पर उनका नाम हल्दीराम छपा होगा। यह कहानी है भारत की सबसे बड़ी स्नैकिंग ब्रांड हल्दीराम की। हल्दीराम का जन्म 1908 में बीकानेर में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके दादा भुजिया बाजार में अपनी छोटी सी दुकान में भुजिया बेचा करते थे और बचपन से ही हल्दीराम को भुजिया में काफी रुचि थी। यही वजह है कि सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने रोजाना घंटों मेहनत कर भुजिया बनाने की प्रक्रिया में महारत हासिल कर ली थी और बहुत जल्द ही नियमित रूप से अपने दादा की दुकान पर बैठने लगे। लेकिन अपने दादा की तरह वह सिर्फ भुजिया से कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने से संतुष्ट नहीं थे, वह अपना कारोबार बढ़ाना चाहते थे। हल्दीराम जो भुजिया बेच रहा था वह बेसन से बनी थी, लेकिन उसने देखा कि राजस्थान के लोगों को मोठ की दाल बहुत पसंद है। वहाँ के लोग मोठ की दाल कई व्यंजनों में प्रयोग करते थे, इसलिए हल्दीराम ने भी मोठ की दाल को बेसन में मिलाकर भुजिया बनाना शुरू कर दिया। लोगों को उनकी नई भुजिया काफी स्वादिष्ट लगी और यह तुरंत हिट हो गई। लेकिन वह यही नहीं रुके, उन्होंने महसूस किया कि उनकी भुजिया काफी मोटी और मुलायम है, लेकिन अगर वे इसे पतला और कुरकुरा बना सके तो ग्राहकों का खाने का अनुभव काफी संतोषजनक हो जाएगा। ऐसा करने के लिए उन्होंने सबसे पहले अपने घोल को पतला बनाना पड़ा और साथ ही एक जाली की भी आवश्यकता थी। उन्होंने एक उत्तम जाली बनाने के लिए बाजार में कई जाली निर्माताओं के साथ सहयोग किया और अपने घोल के संस्करण भी आजमाए। कई महीनों के प्रयोग के बाद उन्होंने एकदम पतली और कुरकुरी भुजिया बना ली। इसी नई भुजिया से बिक्री में तेजी से वृद्धि हुई। लेकिन हल्दीराम का नवाचार केवल भुजिया बनाने की विधि तक ही सीमित नहीं था। पता चला कि हल्दीराम गुप्त रूप से एक ब्रांडिंग जीनियस भी थे। बाजार में कई अन्य दुकानें भी थी जो भुजिया बेचती थी, लेकिन हल्दीराम चाहता था कि ग्राहकों के मन में उसकी भुजिया का महत्व सामान्य भुजिया से कई गुना अधिक हो। हल्दीराम को पता था कि महाराज डूंगर सिंह बीकानेर के सबसे लोकप्रिय राजा थे और लोग उनका बहुत सम्मान करते थे, इसलिए हल्दीराम ने अपने भुजिया का नाम महाराजा डूंगरी सिंह के नाम पर डूंगर सेवा रखा। महाराजा के नाम के लेवल के कारण उनकी भुजिया अन्य सभी सामान्य भुजिया से अलग थी और उसे प्रीमियम स्थान भी मिली। इस नई ब्रांडिंग के साथ उन्होंने कीमतें भी बढ़ा दी और ग्राहकों ने खुशी खुशी उस कीमत को स्वीकार कर लिया। अगले कुछ वर्षों में हल्दीराम ने अपने 2 भाइयों के साथ मिलकर कारोबार को अच्छी तरह स्थापित कर लिया और अब 36 साल की उम्र में उनकी पत्नी और 3 बेटे भी हैं। अत्यंत गरीबी से उबरकर हल्दीराम के लिए सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तभी 1944 में उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। घर की महिलाओं के बीच संबंध बिगड़ने लगे। हालात इतने खराब हो गए कि हल्दीराम को घर छोड़कर अलग होना पड़ा। लेकिन दिक्कत यह थी कि घर के साथ साथ हल्दीराम को कारोबार से बाहर कर दिया गया। इस व्यवसाय को हल्दीराम ने पूरे दिल से खड़ा किया था। आज उसी व्यवसाय ने उन्हें एक पैसा भी नहीं दिया और रातों रात वह अपने परिवार के साथ सड़क पर आ गए। लेकिन अब जिम्मेदारियों के कारण उनके पास भावुक होने का समय नहीं था। हल्दीराम ने जल्दी से अपने आप को संभाला और काम की तलाश शुरू कर दी। एक दिन जब वो बाजार में काम की तलाश कर रहा था, किसी ने उसका नाम पुकारा। जब हल्दीराम ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका एक बचपन का दोस्त उसके पीछे खड़ा था। उनका यह मित्र कई वर्षों के बाद बीकानेर लौटा था और हल्दीराम ने उसे अपनी स्थिति के बारे में सब कुछ बताया। कुछ साल पहले हल्दीराम ने अपने दोस्त को 200 रुपए देकर उसकी मदद की थी और सौभाग्य से वह इस एहसान को नहीं भूला था। उन्होंने उसी दिन हल्दीराम को 100 रुपए लौटा दिए और ये 100 रुपए हल्दीराम के लिए जीवन रेखा साबित हुए। सबसे पहले उन्होंने अपने परिवार के लिए एक छोटा सा मकान किराए पर लिया और फिर व्यावसायिक विचारों के बारे में सोचना शुरू किया। उनकी पत्नी चंपा देवी स्वादिष्ट मूंग दाल बनाती थी और मूंग दाल बीकानेर के लोगों का भी मुख्य व्यंजन था। तब क्या उन्होंने मूंग दाल का व्यापार करने का निर्णय लिया। बचे हुए पैसों से उन्होंने मूंग दाल, मसाले और अन्य सामान खरीदा और एक अस्थायी रसोई भी स्थापित किया। दोनों सुबह जल्दी उठकर मूंग दाल का तैयारी करते और फिर हल्दीराम पूरे दिन बाजार में घूमकर स्थानिक श्रमिकों और ऑफिस जाने वालों को यह व्यंजन बेचने लगे। कुछ ही समय में उन्होंने अपना शौक यानी कि मूंग दाल के साथ भुजिया बेचना शुरू कर दिया। अपनी कड़ी मेहनत, स्वाद और गुणवत्ता के कारण उन्होंने एक वफादार ग्राहक आधार विकसित किया और थोड़े समय में उन्होंने एक छोटी सी दुकान किराए पर लेने के लिए पैसे इकट्ठा कर लिया। दुकान खुलने के कुछ ही समय बाद बाजार में यह बात फैल गई कि हल्दीराम और उसका डूंगर से वापस आ गए हैं। लोग उसकी दुकान पर लाइन लगाने लगे और कुछ ही समय में हल्दीराम फिर से स्थानीय भुजिया राजा बन गया। अगले कुछ सालों में हल्दीराम ने सिर्फ इस
दुकान को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन फिर 1950 के दशक में कुछ ऐसा हुआ जो उनके लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। हल्दीराम अपने दोस्त की बेटी की शादी में शामिल होने कोलकाता गए थे। वहाँ उन्होंने सभी मेहमानों के लिए भुजिया बनाई थी। जब उन्होंने भुजिया खाने के बाद मेहमानों की प्रतिक्रिया देखी तो उन्हें काफी आश्चर्य हुआ। उन लोगों को भुजिया इतनी पसंद आई कि वे न सिर्फ उसकी तारीफ कर रहे थे बल्कि हल्दीराम को थोक में ऑर्डर भी दे रहे थे। हल्दीराम को यह समझ आ गया था कि कोलकाता में अपना कारोबार बढ़ाना एक बड़ा अवसर है, खासकर इसलिए क्योंकि वहाँ भुजिया बेचने वाला कोई बड़ा व्यक्ति नहीं था। 1955 में हल्दीराम ने अपने छोटे बेटे रामेश्वर लाल और सबसे बड़े पोते शिव किशन को कोलकाता में व्यवसाय स्थापित करने के लिए भेजा। यहाँ भी उन्होंने मात्र 8 वर्ग फीट के एक छोटे से मकान और दुकान से शुरुआत की थी। शुरुआत धीमी रही लेकिन धीरे धीरे कोलकाता में लोगों की चर्चा के कारण उनका कारोबार बढ़ने लगा और कुछ ही समय में वो प्रतिदिन 150 से 200 किलो भुजिया बेचने लगे। इसके अलावा बंगालियों को आकर्षित करने के लिए उनके स्वाद के अनुसार उन्होंने बंगाली मिक्सचर नाम से नमकीन नाश्ता भी लॉन्च किया जो काफी सफल रहा। अगले 12 वर्षों में उनकी दुकान 8 वर्ग फीट से बढ़कर 25 वर्ग फीट की हो गई और कारोबार भी हर साल दोगुना हो जा रहा था। बड़ा शहर होने के कारण कोलकाता शाखा का कारोबार अब बीकानेर शाखा से भी बड़ा हो गया था। 1968 तक हल्दीराम के तीनों बेटे सेटल हो चुके थे। उनके बड़े बेटे मूलचंद बीकानेर का कारोबार संभाल रहे थे। सतीदास ने परिवार से अलग होकर स्वतंत्र दुकान खोल ली थी और रामेश्वर लाल कोलकाता का कारोबार संभाल रहे थे। इसे देखते हुए हल्दीराम ने कारोबार से अर्थ सेवानिवृत्ति ले ली और वे कारोबार की देखरेख के लिए कभी कभार ही आते थे। कारोबार पहले से ही अच्छा चल रहा था लेकिन इसके बाद जो हुआ वह हल्दीराम के कारोबारी सफर में एक स्वर्णिम अध्याय साबित होने वाला था। हल्दीराम के सबसे बड़े पोते शिव किशन जो अब तक अपने चाचा के साथ कोलकाता में व्यापार कर रहे थे, वे 1968 में नागपुर में हल्दीराम की एक शाखा खोलने का फैसला किया। नागपुर आने के बाद शिव किशन ने देखा कि वहाँ के लोगों को बालूशाह, गुजराती पेड़ा, मैसूर पाक और लड्डू की मिठाइयाँ बहुत पसंद है। मतलब वहाँ के लोगों को मिठाई बहुत पसंद, लेकिन अभी तक उन्हें भारत के दूसरे हिस्सों की मिठाइयों से ज्यादा परिचय नहीं था। इसके अवसर को देखकर शिव किशन ने नागपुर में भुजिया के साथ साथ अपनी पसंदीदा काजू कतली भी बेचना शुरू कर दिया। शुरुआत में ग्राहक इसे खरीदने में झिझक रहे थे, इसलिए शिव किशन ने अपने ग्राहकों को मुफ्त नमूने देना शुरू कर दिया। एक बार इसका स्वाद चखने के बाद लोग काजू कतली के दीवाने हो गए और इसकी मांग आसमान छूने लगी। इस सफलता को देखकर शिव किशन ने मलाई लड्डू, रसगुल्ला और रसमलाई जैसी मिठाइयों को भी पेश करना शुरू कर दिया और जाने अनजाने में यहीं से हल्दीराम की भारतीय मिठाई उद्योग में सबसे बड़ी कंपनी बनने की शुरुआत हुई। 1971 तक नागपुर में हल्दीराम के 2 आउटलेट खुल गए थे लेकिन शिव किशन यहाँ नहीं रहना चाहते थे। एक दिन शिव किशन कृति नामक रेस्टोरेंट में गए जहाँ उनकी आंखें खुल गई। उस रेस्टोरेंट में केवल डोसा और लस्सी ही मिलती थी और वहाँ हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। यहीं से शिव किशन को हल्दीराम एक दुकान से रेस्टोरेंट में बदलने का विचार आया। बाजार का जायजा लेने के बाद उन्हें पता चला कि महाराष्ट्रियन लोग डोसा और इडली जैसे दक्षिण भारतीय व्यंजन अधिक पसंद करते हैं। अब वो अपने रेस्टोरेंट में बीकानेर के लोकप्रिय जैसे समोसा और कचौरी भी पेश करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले अपने ग्राहकों को रेस्टोरेंट तक लाना था। इसलिए उन्होंने उन व्यंजनों से शुरुआत की जिनकी मांग थी, यानी डोसा और इडली। शिव किशन ने 30 सीटों वाला रेस्टोरेंट खोला। बहुत जल्द ही उनके रेस्टोरेंट की सभी सीटें भरने लगी। इसे देखते हुए उन्होंने अपनी बैठने की क्षमता दुगना कर दी और मेन्यू में समोसा और कचौरी भी शामिल कर दी। जो ग्राहक डोसा और इडली खाने आते, शिव किशन उन्हें समोसा और कचौड़ी खाने को कहते और जैसा काजू कतली के साथ हुआ वैसा ही अब भी हुआ। जिन ग्राहकों ने एक बार उनके समोसा और कचौड़ी का स्वाद चखा, उनमें से अधिकांश उनके नियमित उपभोक्ता बन गए। अगले कुछ वर्षों में नागपुर में हल्दीराम के कई आउटलेट खोले गए और इसके कारण नागपुर में हल्दीराम सिर्फ भुजिया व्यवसाय से भारतीय मिठाई और रेस्टोरेंट व्यवसाय में बदल गया। 1975 में कोलकाता शाखा के रामेश्वर लाल पारिवारिक व्यवसाय संरचना से अलग हो गए और स्वतंत्र हो गए। एक समझौता किया गया जिसके अनुसार रामेश्वर लाल पश्चिम बंगाल के बाहर व्यापार नहीं करेंगे और मूलचंद और उनके बेटे पश्चिम बंगाल में प्रवेश नहीं करेंगे। इस समय तक हल्दीराम की नागपुर शाखा बहुत अच्छा काम कर रही थी, लेकिन शिव किशन के दिमाग में इससे भी बड़ा योजनाएं थी। वह ऐसे शहर में विस्तार करना चाहते थे जो हल्दीराम को राष्ट्रीय स्तर का ब्रांड बना सके और वह शहर था भारत की राजधानी दिल्ली। शिव किशन ने दिल्ली में विस्तार के लिए अपने छोटे बेटे मनोहर लाल को चुना। तब तक मनोहर लाल बीकानेर में व्यवसाय कर रहे थे और शिव किशन को उनमें काफी संभावनाएं नजर आ रही थी। 1982 में मनोहर लाल अपने छोटे भाई मधुसूदन के साथ दिल्ली आए और देखा कि चांदनी चौक मशहूर नाश्ता विक्रेताओं से भरा हुआ था। उसने अपने जीवन में इतनी प्रतिस्पर्धा कभी नहीं देखी थी, लेकिन
अच्छी बात यह थी कि प्रतिस्पर्धा के साथ साथ मांग भी बहुत थी। मनोहर लाल ने शिव किशन की मदद से अपनी दुकान के लिए जगह खरीदी और 1983 में कारोबार शुरू किया। अगले एक साल तक दिन रात मेहनत करते हुए उन्होंने बाजार में अपनी प्रतिष्ठा बनाई और मुनाफा कमाने लगे। तभी एक बड़ी त्रासदी उनके साथ घटी। 1984 के भयानक सिख विरोध दंगों ने दिल्ली को झुलसा दिया था और इस दौरान मनोहर लाल की कार्यशाला और घर भी जलकर खाक हो गए थे। अगले 2 महीने तक दिल्ली में हल्दीराम का कारोबार शून्य हो गया, लेकिन मनोहर लाल ने हार नहीं मानी। उन्होंने नागपुर और बीकानेर से वित्तीय मदद ली और दिल्ली में 300 वर्ग फीट की नई वर्कशॉप खरीदी। कारोबार फिर से शुरू किया। उन्होंने जो प्रतिष्ठा बनाई थी वह काम आई और व्यापार फिर से बढ़ने लगे। अगले कुछ वर्षों में उन्होंने न केवल अपने वर्तमान कार्यशाला का विस्तार किया बल्कि 2000 वर्ग फुट का नया कारखाना भी स्थापित किया और नए आउटलेट भी खोले। कारोबार लगातार बढ़ रहा था, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी हल्दीराम अभी भी एक मध्यम आकार का स्थानीय कारोबार था। लेकिन शिव किशन और मनोहर लाल चाहते थे कि हल्दीराम एक विश्व स्तरीय उपभोक्ता ब्रांड बने। भारत के हर घर के लोगों को उनके उत्पादों का उपभोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उदारीकरण के बाद पेप्सिको, केलॉग्स और नेस्ले जैसे भारत में सुविधाजनक खाद्य पदार्थ बेचना शुरू कर दिया है, मूलतः पैकेज एवं खाने के लिए तैयार भोजन। लेकिन हल्दीराम ने यहाँ एक बड़ा अंतर देखा। ये सभी विदेशी ब्रांड भारतीयों को अच्छी संस्कृति के पैकेज फूड बेचने में हजारों करोड़ों रुपए का निवेश कर रहे थे, लेकिन उस समय कोई भी ब्रांड लंबी सेल्फ लाइफ पैकेजिंग में भारतीय स्नैक्स नहीं बेच रहा था। इस अवसर को देखते हुए हल्दीराम ने सबसे पहले बीकानेरी भुजिया और आलू भुजिया ऐसे अपने उत्पादों को नाइट्रोजन पैकेजिंग बेचना शुरू कर दिया है। पैकेज्ड एवं खाने के लिए तैयार भोजन, जिससे उनकी सेल्फ लाइफ कुछ दिनों से बढ़कर कुछ महीनों तक हो गई। इस नई पैकेजिंग के कारण हल्दीराम का कारोबार अब नागपुर या दिल्ली तक सीमित नहीं रहा। अब भारत के छोटे से छोटे शहर के लोग भी हल्दीराम की भुजिया खरीद सकेंगे। लॉन्च के बाद ग्राहकों ने इन उत्पादों के प्रति बहुत अच्छी प्रतिक्रिया व्यक्त की और इसलिए हल्दीराम अपने पैकेज्ड फूड सेगमेंट को रसगुल्ला, सोन पापड़ी, अचार, कचौड़ी और यहाँ तक कि भेलपुरी में भी विविधता प्रदान की। कुछ ही समय में हल्दीराम ने 400 से अधिक पैकेज्ड वस्तुओं बेचना शुरू कर दिया। विभिन्न क्रय शक्ति वाले उपभोक्ताओं को लक्षित करने के लिए उन्होंने अपने उत्पादों को विभिन्न पैक आकारों में पेश किया। जैसे उनके कई उत्पादों छोटे पैक मात्र 5 रुपए में उपलब्ध हैं, बड़े पैक 200 रुपए से अधिक तक के हैं। इसके अलावा वह जानता था कि स्नैक्स एक आवेगपूर्ण खरीद है, इसलिए हल्दीराम ने रंग मनोविज्ञान का उपयोग करते हुए अपने पैकेजिंग को आकर्षक बनाया और अतः भारत के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए हल्दीराम ने 100 से अधिक विक्रेताओं और लाखों खुदरा विक्रेताओं को अपने साथ जोड़ा। इन रणनीतियों के कारण आज भारत में लगभग हर घर में हल्दीराम का प्रोडक्ट खाते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका, सिंगापुर और ब्रिटेन जैसे 80 से अधिक देशों में हल्दीराम सबसे लोकप्रिय भारतीय ब्रांड में से एक है। करीब 100 साल पहले हल्दीराम ने 2 पैसों में भुजिया बेचना शुरू किया था और आज वही हल्दीराम 900 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर चुका है। हल्दीराम की कहानी यह साबित करती है कि ग्राहकों को प्रसन्न रखकर, उत्पादों में निरंतर नवीनता लाकर तथा समय के साथ बदलाव लाकर कोई भी बड़ा व्यवसाय खड़ा किया जा सकता है, चाहे उसकी शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है, मैं आपको यह सुझाव दूंगा कि आप अगला वीडियो भी देखें।